आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। जनरली हम लोग 2 दिवसीय और देश के किसी न किसी राज्य में इसका आयोजन करते हैं। पार्टी का संविधान कहता है कि हर 6 महीने पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और उसमें प्रस्ताव जो परिप्रेक्ष्य उसको वहाँ से पारित करना ज़रूरी है। आज हम लोगों ने दिल्ली में इसको आयोजित किया। जिस तरीके से सरकार की मंत्रालय की विभिन्न जिम्मेदारियों की वजह से समय का अभाव होने की वजह से इसको आज एक दिन के लिए ही हम लोगों ने सीमित किया, जिसमें महत्वपूर्ण प्रस्तावों में मेरे नेता, मेरे पिता और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। इस प्रस्ताव को सर्वसहमति से अनुमोदित किया गया। साथ ही में बहुजनों की आवाज़ और अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों के लिए निरंतरता में कार्य करने वाले आदरणीय कांची राम जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, ये प्रस्ताव भी यहाँ पे पारित किया गया। एक महत्वपूर्ण विषय जो मैं मानता हूं कि उसका महत्व आज की तारीख में और ज़्यादा बढ़ जाता है, राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन, जिसको एक सांसद के रूप में भी मैंने निरंतरता में भारत की संसद में उठाने का काम किया। सरकार का हिस्सा होने के नाते मैं मेरी पार्टी की इस सोच को ज़रूर उचित मंच तक पहुंचाने का काम करूंगा। बट एक बार फिर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने इस प्रस्ताव को पारित करने का काम किया है कि देश में एक राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन होना चाहिए। जैसे महिला आयोग है, अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक आयोग है, ऐसे में देश की बड़ी आबादी युवाओं की है, उनकी अपनी समस्याएं हैं, उसके समाधान के लिए एक ऐसा आयोग बने, एक ऐसी नोडल एजेंसी हो जहां युवा समस्याओं के साथ जाएं, समाधान के साथ वापस आएं। और इसी क्रम में क्योंकि किसानों की भी अलग अलग समय पे अलग अलग विषयों को लेकर चिंताएं रहती हैं, एक राष्ट्रीय किसान आयोग का भी हम लोग गठन करें। इस प्रस्ताव को भी पारित किया गया। समावेश की सोच जो पार्टी की हमेशा से रही है, उस पर पुनः पार्टी ने दोबारा से अपना समर्थन देने का काम किया। किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोगों के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो पार्टी उसमें अपनी आवाज़ को बुलंद करती रहेगी। गलत को गलत और सही का साथ हर परिस्थिति में हम लोग देते रहेंगे। जाति और धर्म से उठकर बिना हिंदू मुस्लिम की राजनीति, बिना अमीर गरीब की राजनीति में उलझे, बिना अगड़ा पिछड़ा की राजनीति में उलझे, सबके समावेश के साथ पार्टी आने वाले दिनों में विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनाव में अपनी भूमिका निभाएगी। भले वो उत्तर प्रदेश के चुनाव हों, पंजाब के चुनाव हों, इन दोनों राज्यों में आज औपचारिक तौर पे भी पार्टी ने फैसला लिया है। गठबंधन के तहत, बिना गठबंधन के मुझे नहीं पता स्वरूप क्या होगा, बट हाँ, पार्टी इन दोनों राज्यों में चुनाव जरूर लड़ेगी। इन तमाम विषयों पर आज चर्चा हुई। सर, असम में जो फ्लड आए हैं उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, ये यकीनन चिंता का विषय है। जिस तरीके से एक बड़ी आबादी असम की, मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी राज्य इकाई ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आयुबी जी के नेतृत्व में पार्टी ने निरंतरता में पिछले कई दिनों से विभिन्न माध्यमों से अनाज बांटने की बात हो, राहत शिविर चलाने की बात हो, मेरी पार्टी ने सरकार के साथ मिलकर मुख्यमंत्री हेमंता जी का हम लोगों ने हाथ मजबूत करने का प्रयास किया है। यकीनन ये एक ऐसा विषय है जिस पे मिलकर केंद्र सरकार, हमारी राज्य की सरकार और दोनों जगह, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, जिम्मेदारी और जवाबदेही ज़्यादा बढ़ती है अब हम लोगों की कि कम से कम भविष्य में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो। हम लोग उम्मीद से ज़्यादा, जिस तरीके से इस बार बरसात हुई है, एक स्थायी व्यवस्था का निर्माण हो जल निकासी को लेकर, ताकि आने वाले दिनों में बाढ़ की जो समस्या रहकर असम में और ऐसे कई और राज्यों में, उसका एक परमानेंट सल्यूशन हम लोग निकाल सकें। झारखंड के युवा सर सड़क पे हैं, आज विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार के लोगों का कहना है कि छात्रों के पीछे एनडीए के लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ये सोच ही पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये
फॉरेन फंडिंग से हो रहा है, तो असामाजिक तत्व हैं वहाँ पे हो रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि एनडीए के लोग ये करवा रहे हैं। भाई वो छात्र हैं, बच्चे हैं, और बच्चों को बांटना बंद करें। और मैं राजनीतिक दलों से भी मैं आग्रह करूंगा, इसमें सिर्फ नीति निर्माताओं की भूमिका है जिनको उनके विषय पर फैसला लेना है, बट जो ऐसे मंचों का इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं, ये गलत है। ये छात्रों का आंदोलन है और ये वो छात्र होंगे संभवतः जिसमें से आने वाले दिनों में देश का कोई बड़ा नेता उसमें से निकल कर आएगा। मेरे खुद के पिता ऐसे ही छात्र आंदोलन, जेपी आंदोलन से ही निकल कर आए थे। 74 में जिस तरीके से वो आंदोलन हुआ था, ये उसी आंदोलन में से ये बच्चे संभवतः कल को देश की संसद, अलग अलग राज्यों की विधानसभा चलाने का काम करेंगे। ऐसे में छात्र आंदोलन से राजनीतिक दलों को दूरी बना के रखना चाहिए। अपना नैतिक समर्थन आपको देना आप दे दें, पर उनके मंच का जब ये लोग जाकर इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में ये भेदभाव, ये राजनीतिक विषय बन जाता है। छात्रों का ये विषय ये लोग रहने ही नहीं देते। यहाँ पे जंतर मंतर पे सारी विपक्षी दल चले गए, वहां पे जाने से कतराते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे फिर अपनी सरकार। तो आपने बांट दिया ना बच्चों को, जबकि वो बच्चे किसी दल के नहीं हैं और उनकी अपनी समस्याएं हैं। तो पहली बात तो राजनीतिक दलों को अपने आप को दूर रखना चाहिए। इसमें जिन लोगों की भूमिका है, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, उस विभाग के मंत्री, सिर्फ उन्हीं लोगों को उनसे संवाद करना चाहिए और उनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकालना चाहिए। बच्चे भारत का भविष्य हैं। इस तरीके से 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते तक उनको प्रदर्शन करना पड़े अपनी आवाज को उन कानों तक पहुंचाने के लिए, ये अहंकार की सोच भी गलत है। मॉनसून सेशन जिस तरीके से बाधित हो रहा है, अपोजिशन का जो स्ट्रैटेजी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अपोजिशन की स्ट्रैटेजी यही है। अब एक बार आप ये पैटर्न अब देख लीजिए, पिछले कई सत्रों को आप देख लीजिए, या इसी लोकसभा को आप देख लीजिए, पिछले 2 साल में जितने भी सत्र हुए हैं, ये पैटर्न बन गया है कि विपक्ष शुरू के कुछ हफ्तों में सदन को चलने ही नहीं देगी और हर बार नए विषय बाधा बन के सामने आ जाते हैं। सेम प्रैक्टिस रहेगी बट कारण बदलते रहेंगे। आज इनके लिए एसआईआर मुद्दा ही नहीं रहा। क्यों नहीं आप अपने मुद्दों पे रहते हैं, उसके निष्कर्ष तक क्यों नहीं आप लेके जाते हैं? एक मुद्दे को उठाना और छोड़ देना, ये कांग्रेस और उनके सहयोगियों की भूमिका रही है। ऑल ऑफ अ सडन, आउट ऑफ नोवेयर, अब जब उत्तर प्रदेश के चुनाव आएंगे तो इनको संभवतः विंटर सेशन में कोई और मुद्दा नहीं मिलेगा तो फिर एसआईआर याद आ जाएगा, फिर ईवीएम याद आ जाएगी। तो अलग अलग समय पे अलग अलग विषयों को मुद्दा बनाकर सदन को बाधित करना, चलने नहीं देना। आप चलाइए ना प्रभु, तैयार है हम लोग, हमारी सरकार तैयार है, हर विषय पे चर्चा करने को तैयार है। जितने विषय चंदा चोरी पे आपको करना है कीजिए, हम लोग भी आपकी सोच को उजागर करेंगे। हम लोगों ने तो कार्रवाई की, पर आप लोगों की सोच जब मंदिर का निर्माण हो रहा था क्या थी, ये हम लोग भी रखना चाहते हैं सदन के पटल से। जितने विषयों पे आपको चर्चा करनी है, गृह मंत्री जी आएंगे, पर आप सदन तो चलने दीजिए। एक प्रश्नकाल नहीं चलने दिया, एक शून्यकाल नहीं चलने दिया। ये सांसद क्या मुंह दिखाएंगे अपने क्षेत्र में जाकर कि आपको हमने यहाँ पे से बाधा करने के लिए यहाँ पे चुन के भेजा था कि हमारे क्षेत्र का विषय 0 आवर में उठाते, हमारी समस्या का समाधान प्रश्नकाल से करते। ये कांग्रेस और उनके सहयोगियों की ये सोच और ये परंपरा ही बना ली है। और मैं आज ही भविष्यवक्ता नहीं हूं, बट मैं फिर बोलता हूं, विंटर सेशन में फिर यही होगा। 3 हफ्ते तक गतिरोध चलेगा, चौथे हफ्ते में कहीं से संवाद धीरे धीरे शुरू ये लोग करने का प्रयास करेंगे। आखिरी के 1-2 दिन में कुछ हुआ तो हुआ, नहीं तो पूरा वॉश आउट। मैं मेरी पार्टी डीलिमिटेशन का और नारी शक्ति अधिनियम का पूरी तरीके से हम लोग समर्थन करते हैं। कारण है, मैं मानता हूं कि जिस स्वरूप में डीलिमिटेशन को लाया गया है मौजूदा सरकार के द्वारा, ये सबसे खूबसूरत स्वरूप है। आज तक साउथ की पार्टियों को इस बात की चिंता रही थी कि अगर जनसंख्या के आधार पर अगर परिसीमन होता है तो संभवतः उनको सीटों का नुकसान होगा। मुझे लगता है इससे बेटर फॉर्मूला नहीं हो सकता, जहां पे हर राज्य की 50% सीटों को बढ़ाया गया है। जहां पे 100 सीटें थी 150 की गई, 1/3 के हिसाब से 50 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। तो यहाँ पे महिलाओं का 1/3 रिप्रेजेंटेशन भी सुनिश्चित होगा और किसी राज्य की उस अनुपात में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज किसी को भी सीटों का नुकसान नहीं होगा। मैं तमाम क्षेत्रीय दलों से आग्रह करूंगा, कांग्रेस से भी करूंगा
कि इससे बेहतर प्रस्ताव नहीं हो सकता। एक बार आए और आप महिला विरोधी ना दिखें, उसके लिए आपको इसमें समर्थन देने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता इससे किसी, अगर आपको लगता भी है कि आपकी चिंताएं हैं तो आप चर्चा में इस चिंताओं को रखिएगा। सवाल है, बाकियों ने समीक्षा किया कि बाकी में इतनी बड़ी हार कैसे मिली एनडीए को? यार काफी कारण कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब एक रिजल्ट आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं आता है। यकीनन यहाँ पे संगठन, तमाम अलाइज के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सकता था, अपने विषयों को बेहतर तरीके से हम लोग रख सकते थे। इस दौरान जिस तरीके से देश भर में जेनजी को लेकर एक माहौल बना, कहीं ना कहीं उसका भी रिफ्लेक्शन देखने को मिला। कलेक्टिवली कई कारण रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, पर एक परिणाम पूरे देश की छवि को प्रतिबिंब करें, उसका रिफ्लेक्शन हो, मैं ये भी नहीं मानता। आने वाले चुनाव में आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब, जितने भी राज्यों में है, एनडीए मजबूत सरकार बनाने जा रही है।